हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, क्वेश्चन हैं, उन सब पर बात करेंगे। जैसे G20 समिट 2022 का शुरू हो चुका है, किस शहर में, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और क्या क्या बातचीत होने वाली है वहां पर। स्विट्जरलैंड ने किस भारतीय को फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है। देश में सबसे ज़्यादा 77% आरक्षण के लिए किस राज्य की विधानसभा ने बिल पारित किया है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 खत्म हुआ है, तो कितने मेडल जीते हैं इंडिया ने, गोल्ड, सिल्वर वगैरह वगैरह, उन सब पर बात करेंगे। कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार 2021 और 2022 का किन पत्रकारों को मिला है। 50वीं नेशनल कैरम चैंपियनशिप हुई है, उसमें मेंस और वुमेंस में किसने टाइटल जीता है, और भी कई क्वेश्चन हैं, सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले बता दूं कि 18 नवंबर की सुबह 11 बजे यानी फ्राइडे को सुबह 11 बजे देखना मत भूलना। मैराथन वीडियो आएगा करंट अफेयर्स का, आपके तमाम एग्जामिनेशंस के लिए बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों और पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस शहर में आयोजित G20 समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं 2022 के समिट। इसका आंसर होगा बाली। बाली कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है, और वहाँ पर पहुंचे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक बार इंडोनेशिया को देख लेते हैं, कहाँ पर है, कैसे है, फिर और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो मैप के थ्रू देखते हैं। प्यारा भारत है, यहाँ दिख रहा है सामने आपको। और अब चलते हैं इंडोनेशिया की ओर। तो ये रहा जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, बहुत सारे द्वीप हैं, सैकड़ों द्वीप हैं, और वो है इंडोनेशिया, उसका पूरा हिस्सा। और बाली कहाँ पर है? तो बाली यहाँ पर है, इस जगह पर। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, वो इस तरफ है, यहाँ पर है जकार्ता। और नई प्रस्तावित राजधानी क्या है? नूसंतारा। नूसंतारा इस इलाके में, इस जगह पर है। ठीक है, तो बाली में यहाँ पर अभी समिट G20 का चल रहा है। इंडोनेशिया अध्यक्ष है इस वक्त के लिए, और इसके बाद जस्ट 1 दिसंबर से इंडिया अध्यक्ष हो जाएगा G20 का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैप तो आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये कब शुरू हुआ है इंडोनेशिया में ये समिट? तो 15 नवंबर को शुरू हुआ है, उसी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 48 घंटे का ये दौरा है और 20 कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे, और इस दौरान 10 से ज़्यादा जो दुनिया भर के बड़े नेता हैं, लीडर हैं, उन सबसे मुलाकात करेंगे। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो थीम रखी गई है, जो चर्चा होगी, वो फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर होगी। समिट में इन्हीं 2 मुद्दों पर, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ, इन सब पर भी फोकस किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ये 2 मुद्दे इसलिए इम्पॉर्टेंट है, फोकस फूड और एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद हुआ है, रूस ने हमला किया यूक्रेन पर, उसके बाद से दुनिया भर में फूड की, अनाज की और एनर्जी की, यानी ऑयल, गैस, इन सब की समस्या हो गई है, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ऐसे में इन 2 टॉपिक को रखा गया, और ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि किस विषय पर, वो थीम क्या था या विषय क्या था जिस पर चर्चा हुई G20 की जो बाली में समिट हुई है उसमें। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये भी रही। और यहाँ पर वो कई देशों से मुलाकात करेंगे, कई देशों के राष्ट्र प्रमुख से। और अगर हम इंडोनेशिया की बात करेंगे तो इंडोनेशिया के ये हैं कौन? राष्ट्रपति जोको विडोडो। ठीक है, तो उनसे सबसे पहले मुलाकात हुई है इंडोनेशिया में, और इसके बाद तमाम दुनिया भर के जो नेता है, लीडर्स है, उन सब से बातचीत होनी है। और इसमें ख़ास तौर पर जो मुलाकात इम्पॉर्टेंट बताई जा रही है वो है ब्रिटिश PM ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात होगी, खासतौर पर बैठक होगी। और फोटोग्राफ देख रहे हैं आप कि फ्रांस के राष्ट्रपति से और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उनसे मुलाकात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ख़ास तौर पे इस बार ब्रिटिश PM सुनक से दोनों देशों के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, दीपावली में ही होने वाला था, लेकिन वहाँ जो राजनीतिक अस्थिरता थी उसकी वजह से टल गया था। तो अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ होने जा रहा है, तो उसको लेकर अब बातचीत आगे बढ़ेगी इसी में। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि पुतिन इसमें नहीं आ रहे हैं। G20 के मेंबर कंट्री है रूस, लेकिन वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं। ये भी कहा गया है कि उनको हत्या का डर है, ऐसी बातें वहाँ की मीडिया से सामने आई हैं। ठीक है,
बड़ी वजह यही बताया जा रहा है, उनको अपनी हत्या का डर है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात तो है कि रूस ने जो यूक्रेन पर किया हमला और वहाँ जो अस्थिरता पहुँची है पूरे दुनिया में, जिस तरीके से आर्थिक और रणनीतिक तौर पर, इसके अलावा जो ऑयल है, एनर्जी को लेकर, फूड को लेकर, तो उसकी वजह से G20 में खासतौर पर रूस के खिलाफ बहुत सारी बातें होंगी और उसमें पुतिन नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पर पहुँचे। ठीक है। और एक और मामला हुआ है कि जो ग्रुप फोटो होने वाला था उस पर भी कई सारे देशों ने आपत्ति जताई कि रूस के किसी भी प्रतिनिधि के साथ हम फोटो नहीं खिंचवाना चाहते हैं। ठीक है। तो G20 के बारे में और बात कर लें। G20 क्या है? तो 19 देशों और एक यूरोपीय यूनियन, उनका एक समूह है। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की या कहें तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल है। और अगला अध्यक्ष इंडिया होने जा रहा है। कब से कब तक? तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। और भारत ने G20 की अध्यक्षता के लिए थीम भी तय कर ली है। मैंने आपको पहले बताया था, क्या है थीम? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब G20 पर आगे जो भी डेवलपमेंट होंगे उन सब का आपको बताएंगे, उन सब के बारे में। जो भी डेवलपमेंट होंगे, जो फैसले होंगे, जो भी साझा बयान जारी होंगे, उन सब पर बात करेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। स्विट्जरलैंड ने किस भारतीय को अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया? आंसर होगा नीरज चोपड़ा। कौन है वो? एथलीट हैं और जेवलिन थ्रोअर है। ठीक है। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि उनको स्विट्जरलैंड का क्या फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया। स्विट्जरलैंड ने बनाया है, अपना बनाया। ठीक है। भारत ने नहीं बनाया। ओके। तो एक बार स्विट्जरलैंड को देख लेते हैं, फिर इस पर और डिस्कस करते हैं मैप के थ्रू। तो ये रहा प्यारा भारत। ओके। और अब चलते हैं यूरोपीय देशों की ओर। तो यूरोप में है स्विट्जरलैंड और यहाँ रहा ये छोटा सा देश है, वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या हुआ? जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है अलग अलग देशों से। इसके पड़ोसी कौन कौन से देश हैं? फ्रांस है, इटली है, ऑस्ट्रिया है और जर्मनी है। इन देशों से ये घिरा हुआ है। ये देश बहुत ही खूबसूरत देश है वहाँ पर वो। और तो स्विट्जरलैंड, उसकी राजधानी क्या है? बर्न है। ठीक है। और अगर हम कहेंगे वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं, तो स्विस फेडरल काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। वो कौन है? इग्नाजियो कैसिस। ठीक है। तो स्विट्जरलैंड ने ये काम किया है और स्विट्जरलैंड की सरकार ने अपने भारत के जो ओलंपिक गोल्ड एथलीट हैं नीरज चोपड़ा फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया है। दरअसल चोपड़ा जो हैं वो अक्सर टूर्नामेंट और ट्रेनिंग के लिए स्विट्जरलैंड जाते रहते हैं। और जो सितंबर 2022 में, अभी कुछ महीने पहले ही, स्विट्जरलैंड के लोजेन वहाँ पर ओलंपिक संग्रहालय में उन्होंने अपनी जो भाला था जिससे उन्होंने गोल्ड जीता था, कहाँ पर गोल्ड जीता था? तो वो ओलंपिक में। ठीक है। तो वो उन्होंने दान किया था उस संग्रहालय में। ठीक है। तो अब सवाल ये होगा कि फ्रेंडशिप एम्बेसडर के तौर पर नीरज चोपड़ा क्या करेंगे? तो स्विट्जरलैंड की जो टूरिज्म है उसके अनुभव को साझा करेंगे ताकि इससे पर्यटकों को एक बेहतर डेस्टिनेशन देखने को मिल सके। वहाँ पर बहुत सारी पर्यटन के डेस्टिनेशन हैं उन सबको। ठीक है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक और ट्रैक फील्ड के एथलीट हैं और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है। और अभिनव बिंद्रा के बाद विश्व चैंपियन स्तर पर एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में बताते हैं। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। कई तरह के PDF है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। 1 लाइनर है, MCQ है और MCQ विद डिटेल नोट्स है। तो आप पा सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। और अभी का नवंबर का
फर्स्ट और सेकेंड वीक का भी PDF अवेलेबल हो चुका है। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का तो है ही, 7वें नवंबर का भी आ चुका है। तो जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है, जाइए ऐप पर और डाउनलोड कर लीजिए सरकारी जॉब न्यूज़ ऐप पर। और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है, उनको मेंबरशिप लेना होगा। 1 ईयर का है, मात्र 150 रुपये में। और इसके थ्रू आपको क्या क्या मिलता है? PDF मिलता है करंट अफेयर्स का, साथ में मॉक टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका मिलता है करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, और तमाम पिछले कई महीनों के, कई हफ्तों के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं आपकी तैयारी को जांचने के लिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़, तमाम एग्जामिनेशंस के, सभी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है और बुक्स पे छूट मिलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, बहुत ही काम आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन मैंने बताया था कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? आंसर होगा 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो चुका है। और टोटल अगर कहेंगे मेडल कितने हैं तो 12 मेडल है। ओके, और उसमें से 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। कहाँ पर आयोजित किया गया ये चैंपियनशिप? तो 1 नवंबर से 12 नवंबर तक ये चला है अम्मान में, ये जॉर्डन में ये आयोजित किया गया। गोल्ड किस किस ने जीता है? तो पूरी लिस्ट रही और फोटोग्राफ भी रहा। लवलीना बोरगोहेन, ये महिला 75 किलोग्राम भार वर्ग में, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने जीता। वेट कैटेगरी का मतलब क्या हुआ कि उस खिलाड़ी का जो वेट है वो कितना है। तो 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी के जितने भी खिलाड़ी हैं उन सब के कैटेगरी में लवलीना बोरगोहेन ने ये मेडल जीता, गोल्ड जीता। और ये रहा फोटोग्राफ लवलीना का। स्वीटी बुरा, ये रहा फोटोग्राफ, और ये इन्होंने महिला 81 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीता है। अल्फिया पठान, ये रहा फोटोग्राफ इनका, ये +81 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। और परवीन हुड्डा, यहाँ देख रहे हैं फोटोग्राफ, ये महिला 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो ये जो चारों है नाम आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। वैसे मैंने जो डेली का PDF होता है उसमें ये सब दे दिया है। डेली का PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ जाइए और डाउनलोड कर सकते हैं PDF, ओके, फ्री में। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि सिल्वर किस किस ने जीता है, तो सिल्वर मेडल शिव थापा पुरुषों के 63.5 किलोग्राम वेट कैटेगरी में और मीनाक्षी ने 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। ठीक है, और ब्रॉन्ज मेडल के लिस्ट ये रहे। तो मूलतः गोल्ड और सिल्वर आपको ध्यान में रखना है, ज़रूरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गांधी पीस फाउंडेशन, या हिंदी में कहेंगे इसे गांधी शांति प्रतिष्ठान, उसने किस पत्रकार को, किस जर्नलिस्ट को वर्ष 2021 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान दिया है? आंसर होगा अजीत अंजुम। बहुत फेमस ये जर्नलिस्ट हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं। तो उनको वर्ष 2021 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान दिया गया। अजीत अंजुम के बारे में बताऊं, इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1969 को बिहार के बेगूसराय में। एजुकेशन बिहार यूनिवर्सिटी में हुई, मुजफ्फरपुर में। और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं। करियर की शुरुआत उन्होंने अमर उजाला न्यूज़पेपर से की थी 1989 में। बाद में जनसत्ता में काम किया उन्होंने, फिर प्रिंट मीडिया को छोड़ दिया 1994 में और BAG फिल्म्स में जुड़ गए। और आज तक में उन्होंने फिर उसके बाद काम किया। फिर 2007 में इनके निर्देशन में, अजीत अंजुम के निर्देशन में न्यूज़ 24 न्यूज़ चैनल शुरू हुआ था, मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। फिर इंडिया TV से जुड़े। बाद में इन्होंने स्वतंत्र पत्रकारिता शुरू कर दी, यूट्यूब चैनल 2020 में लॉन्च किया और शानदार इनके व्यूअर्स हैं। तो इनको मिला है अलग तरह के काम करने के लिए। ठीक है, इनकी उपलब्धियाँ भी हैं। 2010 में जब बिहार में भयानक बाढ़ आई थी तो उस समय अजीत अंजुम को पत्रकारिता के लिए, वहाँ जो उन्होंने जर्नलिज्म किया था उसके लिए प्रतिष्ठित रामनाथ गोयन का अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये एक समारोह आयोजित किया गया दिल्ली में गांधी शांति प्रतिष्ठान यानी गांधी पीस फाउंडेशन में, वो ये अवार्ड दिया गया है, एक प्रतिष्ठित अवार्ड ये बन गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से हैं, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन होगा गांधी पीस फाउंडेशन ने किस पत्रकार को वर्ष 2022 के लिए, पिछला क्वेश्चन क्या था 2021 का था और ये 2022 के लिए, तो कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान दिया गया है। आंसर होगा आरफा खानम शेरवानी। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और ये रही आरफा खानम शेरवानी, द वायर की सीनियर एडिटर हैं आरफा खानम शेरवानी। तो उनको 2022 के लिए ये सम्मान मिला है, कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान।
तो आरफा खानम शेरवानी के बारे में बताऊं, वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उनका जन्म हुआ था 1980 में, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने जर्नलिज्म की डिग्री ली, डिप्लोमा लिया, और फिर उन्होंने डॉक्टरेट की पढ़ाई की उन्होंने, और पत्रकारिता शुरू की वर्ष 2000 में। पायनियर से जुड़े, फिर एशियन एज, फिर सहारा टीवी, इन सब में काम किया। एनडीटीवी इंडिया में भी वो प्रमुख संवाददाता के रूप में काम किया, न्यूज एंकर भी रही। 2017 में उन्होंने राज्यसभा टीवी में काम किया, बाद में फिर द वायर में शामिल हो गई और सीनियर एडिटर बन गई। ठीक है, तो उनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है, 2022 के लिए। ओके, अगर हम बात करेंगे कुलदीप नैयर के बारे में, जिनके नाम पर ये अवार्ड है, तो सीनियर जर्नलिस्ट थे, राइटर थे, मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, और इन्हें 2015 में उनके पत्रकारिता के आजीवन उपलब्धि के लिए रामनाथ गोयनका स्मृति पुरस्कार भी मिल चुका है। ओके, और 2017 में इनके योगदान को देखते हुए, मतलब इनके जीवन के योगदान को देखते हुए 2017 में गांधी पीस फाउंडेशन ने कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार शुरू किया था। लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्र मीडिया में योगदान देने वाले, जो भारतीय भाषा में काम करने वाले पत्रकार हैं, उन सबको ये अवार्ड दिया जाता है। 1 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पहला पुरस्कार रवीश कुमार को मिला था और दूसरा पुरस्कार मराठी पत्रकार निखिल वागले को दिया गया था। ठीक है, कुलदीप नैयर, इनका जन्म हुआ था 1924 में सियालकोट, पाकिस्तान में। आज़ादी के बाद उनका परिवार इंडिया आया, लाहौर से, और पत्रकारिता इन्होंने की थी, कोर्स किया था, और 25 वर्षों तक द टाइम्स लंदन के संवाददाता रहे ये। ठीक है, फिर पीआईबी, द स्टेट्समैन, इंडियन एक्सप्रेस, डेक्कन हेराल्ड और तमाम अखबारों में इन्होंने काम किया, एडिटर रहे अलग अलग अखबारों में, और 14 भाषाओं में इन्होंने काम किया, 80 से अधिक समाचार पत्रों में, और भारत सरकार के प्रेस सूचना अधिकारी के पद पर भी लंबे समय तक रहे। द स्टेट्समैन के संपादक थे वो, और भारतीय आपातकाल के समय उनको गिरफ्तार भी किया गया था। और आपको बताऊं कि 1990 में ग्रेट ब्रिटेन में ये भारत के उच्चायुक्त थे, नियुक्त किया गया था इंडिया के द्वारा, हाई कमिश्नर। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी रहे, और 1997 में इनको राज्यसभा में भी शामिल किया गया था। डेथ इनकी हो गई थी 2018 में, तो बहुत बड़ा इनका करियर था, तो इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड है। महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा डिटेल बताया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर किस टीम ने दूसरी बार खिताब जीत लिया है? आंसर सबको पता है, आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में फाइनल T20 मैच खेला गया। कहाँ पर आयोजन हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और फाइनल मैच हुआ है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। ठीक है, तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। ओके, इम्पॉर्टेंट बात ये रही। और मैन ऑफ द मैच किसे मिला है अगर हम बात करेंगे, तो मैन ऑफ द मैच मिला है सैम कुरैन को। ओके, और T20 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब भी उन्हीं को मिला है, सैम कुरैन को। तो चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने देश में सबसे ज़्यादा 77% आरक्षण के लिए बिल पास किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर होगा झारखंड। झारखंड की विधानसभा ने ये अभी हाल ही में नवंबर में झारखंड रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट्स एंड सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2022 पास किया, और इस बिल में विभिन्न श्रेणियों को दिए जाने वाले जो आरक्षण है नौकरियों में, तो उसके आरक्षण को बढ़ाकर 77% कर दिया गया। हालांकि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में शामिल करने के बाद ही इस संशोधन को लागू किया जाएगा, इस बिल को लागू किया जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि आरक्षण किस तरीके से बढ़ाया गया है। तो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, इनका आरक्षण पहले 10% था, उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब, जिसकी संख्या वहाँ काफ़ी ज़्यादा है झारखंड में, तो 26% आरक्षण मिलता था, रिजर्वेशन था नौकरियों में और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए, तो उसे 26% से बढ़ाकर 28% किया गया है। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, उनका 4% था और उसको बढ़ाकर अब 27% कर दिया गया है।
और EWS का जो 10% आरक्षण था वो तो है ही, ठीक है। तो इस तरह से तमाम सबको काउंट कर लेते हैं तो ये हो जाता है 77% का आरक्षण। और पिछड़ा वर्ग में 2 कैटेगरी है, एक कैटेगरी है जिसमें जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग वो 15% और एक है पिछड़ा वर्ग जिसको 12% आरक्षण दिया गया है। तो इस तरह से ये OBC का 27% हो गया, ठीक है, आरक्षण। तो ये टोटल 77% आरक्षण हो गया है EWS के लिए, ठीक है। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि झारखंड असेंबली राइजेस कोटा टू 77%। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें सभी कैटेगरी को मिला दिया जाए तो 77% आरक्षण के लिए विधेयक को पास किया है, बिल को पास किया है, ठीक है। हालांकि ये जो आरक्षण जो बढ़ाया गया है ये तभी लागू होगा जब 9वीं अनुसूची में, संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको भी शामिल कर दिया जाएगा, ओके। तो और क्यों ऐसा किया गया, 9वीं अनुसूची क्या है ये भी बताएंगे आगे, जस्ट बताते हैं आपको। दरअसल मामला ये है, इंदिरा साहनी का एक मामला था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला दिया था कि 50% आरक्षण की सीमा को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो वो एक मसला है कि अदालत में जाएगा मामला तो गड़बड़ हो सकता है, वहाँ पर खारिज किया जा सकता है इस बिल को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी नवंबर में ही EWS को संवैधानिक बताते हुए जो आदेश दिया है उसमें ये कहा है कि 50% की जो आरक्षण सीमा है वो अटल नहीं है, मतलब कि 50% की आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। और उसी के तहत EWS का आरक्षण जो 10% दिया गया है, EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसमें SC ST और OBC शामिल नहीं है, अन्य जातियाँ जो हैं उसको दिया गया है EWS में कैटेगरी में 10%। तो इसका मतलब कि पहले से ये टूट चुका है, लेकिन चूंकि ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में खारिज किया जा सकता है इस मामले को, तो उसे रोकने के लिए 9th शेड्यूल में शामिल करने की ये प्रयास झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब सवाल ये होगा कि 9वीं अनुसूची होती क्या है संविधान की। ये जो है वो केंद्रीय और राज्य के जो कानून है उसकी एक लिस्ट होती है जिसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में तकरीबन 284 ऐसे कानून हैं जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है उसी, यानी वो सुरक्षित है। इस अनुसूची के तहत 9th शेड्यूल के तहत संरक्षित जो अधिकांश कानून हैं वो एग्रीकल्चर और लैंड से रिलेटेड है, कृषि और भूमि से संबंधित हैं। वर्ष 1991 में यानी 1951 में ये जो अनुसूची है वो संविधान का एक हिस्सा बन गए थे जब संशोधन किया गया था संविधान को, ठीक है। और इस नए अनुच्छेद को 31B के द्वारा बनाया गया था जिसे सरकार एग्रीकल्चर जो सुधार है, लैंड रिफॉर्म्स है, उन सबको कानून को, जमींदारी व्यवस्था समाप्त करने के लिए, ये सब मुख्य उद्देश्य वही था उसी के तहत, ताकि उन सबको अदालत में वहाँ चुनौती न दी जा सके, इसके लिए वो किया गया था। तो झारखंड की बात हो रही है, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है, गवर्नर है रमेश बैस, राजधानी क्या है, रांची। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड है। झारखंड विधानसभा ने राज्य की स्थानीयता और एक मिनट कुछ गड़बड़ है, ठीक है। क्वेश्चन होगा, झारखंड विधानसभा ने राज्य की स्थानीयता और निवासी की परिभाषा और पहचान के लिए किस वर्ष के खतिहान यानी भूमि रिकॉर्ड को आधार बनाने के विधेयक को मंजूरी दी है? आंसर होगा 1932, ठीक है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप कि 1932 का जो लैंड रिकॉर्ड्स है वही डोमिसाइल स्टेटस माना जाएगा। विधेयक का नाम है झारखंड डेफिनेशन ऑफ लोकल पर्सन्स एंड द एक्सटेंशन ऑफ द कंसिक्वेंशियल सोशल कल्चर एंड अदर बेनिफिट टू सच लोकल पर्सन बिल 2022, लंबा नाम है बिल का। तो इस बिल के अनुसार जिनके पूर्वज का नाम 1932 या उससे पहले के जो सर्वे खतिहान है उसमें दर्ज है वे राज्य के निवासी माने जाएंगे। बिल का उद्देश्य ये है कि स्थानीय निवासियों को उनकी ज़मीन पर कुछ अधिकार और लाभ प्रदान किए जाएं। खतिहान क्या होता है? खतिहान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें ज़मीन से संबंधित एक व्यक्ति के सभी इन्फॉर्मेशन को वहाँ डाला जाता है और उसको कई जगह खतौनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब सवाल हुआ कि 1932 के ही जो खतिहान है वो क्यों वैल्यू है? तो 1932 के जो खतिहान है उसका आधार बनाने का मतलब यही है कि जिन लोगों का नाम वहाँ उसमें था उनके जो वंशज हैं
वो स्थानीय कहलाएंगे। हालांकि इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है कि जैसे बहुत सारे आदिवासी समुदाय हैं, आदिवासी हैं, उन सब की ज़मीनें लैंड रिकॉर्ड नहीं है, तो उन सबको उनके जो पहचान है, अपनी जो परंपराएं हैं, उन सबको देखते हुए उसको छूट दी गई है कि वो सब स्थानीय माने जाएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। तो झारखंड की बात हो रही है, राजधानी रांची है, सीएम हेमंत सोरेन है और गवर्नर रमेश बैस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। केरल सरकार ने गवर्नर को किस डीम्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर के किस यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटाने के लिए यूनिवर्सिटी के नियमावली में बदलाव किया? आंसर होगा केरला कला मंडलम। ठीक है, केरला कला मंडलम। और न्यूज़ देख रहे हैं आप, केरल सरकार ने राज्य के गवर्नर, कौन है गवर्नर अभी? आरिफ मोहम्मद खान, तो उनको केरला कला मंडल डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटाने का फैसला किया है। और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए सरकार ने 2015 में चांसलर पद जो है वो गवर्नर को दिया था, तो अब उसे वापस ले लिया है नियमावली में चेंज करते हुए अभी हाल ही में। ये केरला कला मंडल डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो केरल के जो पारंपरिक कला हैं उन सबको संरक्षित करने या प्रदर्शन करने, इन सब का एक इम्पॉर्टेंट संस्थान है। ठीक है, और अगर आप न्यूज़ से वाकिफ़ होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, तो आपको पता होगा कि वहाँ गवर्नर और सरकार के बीच में तनाव चल रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लेकर। गवर्नर को अन्य जो 14 स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर पद से हटाने के लिए एक ऑर्डिनेंस भी सरकार ने पास किया हुआ है, और वो ऑर्डिनेंस गवर्नर को ही भेजा है कि आप साइन करो इस पर। हालांकि गवर्नर ने कहा, आरिफ मोहम्मद खान ने, कि हम इस मामले को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, यानी वाया केंद्र सरकार ये राष्ट्रपति तक जाएगा। ठीक है, तो ये मामला है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ज़्यादातर राज्यों में, वहाँ पर जो उन यूनिवर्सिटीज़ के जो गवर्नर होते हैं, चांसलर होते हैं, वो गवर्नर होते हैं। उन एक्ट के तहत ऐसा प्रावधान किया हुआ है। हालांकि सरकार कभी भी ऑर्डिनेंस के जरिए हटा सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस पर या किसी कानून पर सिग्नेचर करने के बाद ही वो लागू होता है, और वो लागू करना है सिग्नेचर करके किसको? गवर्नर को। तो इसलिए गवर्नर जो है वो नहीं चाहेंगे कि वो उनका चांसलर पद जो है वो चला जाए, जो पारंपरिक रूप से लंबे समय से है। इससे पहले ऐसा ही विवाद हुआ था पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ भी वहाँ की सरकार ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उसकी सरकार ने विधानसभा से पास करा दिया था कि जो गवर्नर चांसलर का पद है वो गवर्नर को ना दिया जाए। हालांकि वो अटका हुआ है, उस पर गवर्नर ने साइन ही नहीं किया था। ठीक है, तो ये टेंशन है। और जो दक्षिण के राज्य हैं, अलग अलग राज्य, उन सब में भी तनाव चल रहा है गवर्नर से। वहाँ की राज्य सरकार का किसी न किसी मुद्दे पर टेंशन चल रहा है। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, इन सब के गवर्नर के बीच में, यहाँ तक कि एक और राज्य आंध्र प्रदेश, वहाँ भी टेंशन चल रहा है। ठीक है, तो केरल की बात हो रही थी। ये जो क्वेश्चन केरल से रिलेटेड है, और मैप में यहाँ रहा केरल, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। राजधानी का तिरुवनंतपुरम, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्यमंत्री हैं पी विजयन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 50वीं नेशनल कैरम चैंपियनशिप का वुमेन्स टाइटल किसने जीता? आंसर होगा रश्मि कुमारी। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप, तो रश्मि कुमारी का फोटोग्राफ ये रहा, इन्होंने जीत लिया है वुमेन्स टाइटल। 50वीं नेशनल कैरम चैंपियनशिप ये आयोजन हुआ है। इन्होंने नागा ज्योति को हराया और ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, बिहार की रहने वाली है रश्मि कुमारी। तो उन्होंने कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था? दिल्ली में आयोजित किया गया था 7 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, 50वीं नेशनल कैरम चैंपियनशिप का मेंस टाइटल किसने जीता? आंसर होगा के श्रीनिवास। ठीक है, 50वीं नेशनल कैरम चैंपियनशिप का मेंस टाइटल यानी पुरुष खिताब इन्होंने जीत लिया है। और फोटोग्राफ देख रहे हैं आप कि ये रहे के श्रीनिवासन, और वुमेन्स का इन्होंने जीता था, जो पिछला क्वेश्चन आपने देखा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये रही। तो दोस्तों, कैसा लगा करंट अफेयर्स आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। अगर पसंद आ रहा हो ये करंट अफेयर्स, अब तक आपने देखा है, तो अपने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जरूर शेयर करें, दोस्तों को बताइए ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और अब कल मिलते हैं ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ।